मार्केट में किस तरह का प्रोडक्शन है, किस तरह की डिमांड है, एथेनॉल प्ले कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटी है तो इंटरनेशनल मार्केट से क्या ट्रेंड बन रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट्स में सबसे बड़ा बाजार दरअसल ब्राज़ील का है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स, इक्विटी एक्सपर्ट्स सब देखते हैं कि ब्राज़ील से क्या डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, तो उसी की चर्चा करेंगे क्योंकि हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा अभी ब्राज़ील से लौटी हैं तो वहाँ का जायज़ा लेकर आई हैं, फील ऑफ द लैंड जो हम कहते हैं लेकर आई हैं। मनीषा, किस तरह का आलम है और आपकी ट्रिप कैसी रही? ट्रिप बहुत बढ़िया रही एंड ब्राज़ील थोड़ा दूर है लेकिन उसके अलावा बहुत दूर है, थोड़ा नहीं है। लेकिन द पॉइंट बीइंग हर्जा कि पिछले अक्टूबर तक यहाँ पर जिस तरह का मौसम हम ब्राज़ील में बनता हुआ देख रहे थे, पिछले 20 सालों में सबसे बुरा ड्राउट एंड वाइल्ड फायर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखी थी। लेकिन जब तक मैं ब्राज़ील में थी ऑलमोस्ट एवरीडे यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो क्लियरली ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने चीनी के प्राइसेस में थोड़ी सी कमज़ोरी आते हुए देखी है। अगर इस साल आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखें तो हमने 24 सेंट्स पर पाउंड का हाई देखा है, 17.5 का लो देखा है और फिलहाल हम 20 पर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि हम इस साल के हाई और लो के थोड़ा सा बीच में अटकते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह के नंबर्स रहे हैं, ब्राज़ील की प्रोडक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, इंडिया की प्रोडक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है। थाईलैंड की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है और जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगले साल जिस तरह का डेफिसिट है उस डेफिसिट में थोड़ी सी कमी है, इसके लिए भी मुनाफा वसूली है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये देखना है कि क्रशिंग शुरू हो चुकी है। प्रोडक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर जरूर है क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस था तो हमने शुरुआत ही यहाँ पर थोड़ी सी लेट आते हुए देखी, लेकिन अभी भी जो चीनी का मिनिमम सेलिंग प्राइस रिवीजन है वो नहीं हुआ है। इस साल के लिए अभी तक हमने एथेनॉल प्राइसिंग रिवीजन भी आता हुआ नहीं देखा है। तो ये दो एक फैक्टर्स हैं जो अभी भी यहाँ पर बाजार को बॉदर कर रहे हैं। अदरवाइज अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जो चीनी की कमी की बात हम कर रहे थे वहां से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर है। बाकी सब तो ठीक है मनीषा जी, लेकिन ब्राज़ील गई वो भी बारिशों में। बारिश तो बाई चांस हो रही थी, वो भी शाम को हो रही थी, लेकिन डे में बहुत अच्छा मौसम था। आई कैन टेल यू दैट ये समर सीजन है ब्राज़ील में और काफ़ी लोग वहाँ पर उसका लुत्फ उठा रहे थे। ठीक है, थोड़ा हमें जेलस फील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये जानकारी देने के लिए। शेयर करूंगी अनुज, अभी तो मैंने की नहीं है। बस ठीक है, नहीं मत करो ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं। ये चीनी शेयरों पर एक व्यू, एक फटाफट इस पर एक राय ले लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब शरद जी, सिक्लिकलिटी फैक्टर बहुत हद तक खत्म हो गया है इन कंपनियों में, लेकिन बलरामपुर जो सबसे बड़ा प्लेयर है, इस पर कोई व्यू है क्या आपका? जी, मेरे हिसाब से बलरामपुर इन वैल्यूएशंस पे बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं लगता है मुझे, लेकिन जो कैपेक्स ये कर रहे हैं अगले 1.5 से 2 साल में, जो डाइवर्सिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट है वो जैसे रिजल्ट यील्ड करता है तो पॉसिबली ये एक ओनली शुगर स्टॉक है जहां ऐसा कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक किया जा रहा है। अब बाकी स्टॉक्स में भी त्रिवेणी हो गया या रेणुका तो खैर छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है ज्यादातर स्टॉक्स में वैल्यूएशन लगभग पीक मल्टीपल्स पे ही है और जो साइक्लिकलिटी खत्म हुई है वो ऑलरेडी वैल्यूएशन में दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई बहुत बड़ा अपटेक आएगा, क्योंकि 50% ऑब्वियसली कमोडिटाइज्ड ही रहेगा शुगर से, बाकी का एथेनॉल और डिस्टिलरी वाला बिजनेस से आएगा। तो मुझे लगता है अगर आपको एक ही स्टॉक पे बेट करना हो तो बलरामपुर पे बेट करिए, लेकिन इस लॉजिक से कि 1.5 से 2 साल बाद जो कैपेक्स आएगा वो कैसे नंबर्स यील्ड करता है उस पर डिपेंड करके नॉर्मल बिजनेस बैलेंस में मुझे लगता है ज्यादातर पॉजिटिव्स फैक्टर्ड इन है इन वैल्यूएशंस पे। ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक और स्टॉक की बात करते हैं। आपने सीएनबीसी आवाज़ पर पिछले 3 महीनों में लगातार मेरे मुंह से ये सुना होगा कि पिक्चर्स हिट, लेकिन ये शेयर फ्लॉप, मल्टीप्लेक्स शेयर, पीवीआर आइनॉक्स एकदम फ्लॉप, और ख़ास तौर से ऐसे टाइम पे जब हम बैक टू बैक, जी